डाउटनेट पर आप पाए कोटा के बेस्ट और टॉप टीचर्स जैसे एनवी सर, जीबी सर, आकांक्षा मैम की फ्री वीडियो लेक्चर्स। आज ही डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है आपका कौन सा चैप्टर, दैट इज़ एटॉमिक स्ट्रक्चर। देखिए, आपको पता है कि अब हम फिजिकल केमिस्ट्री पे आ चुके हैं। बाकी जो आपके इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी वो हमने डिस्कस कर ली। अब फिजिकल में जो नेक्स्ट चैप्टर आता है वो आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर। पहले अगर बात करें थोड़ा सा ब्रीफ कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है या फिर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आपका इम्पोर्टेंट है, तो देखिए अब तक का अगर आप अपना जो नीट या फिर AIPMT के भी प्रीवियस ईयर पेपर्स को जब एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर है इसमें दो ही टाइप के आपके क्वेश्चंस बनते हैं, या फिर मैं कहूँ दो ही टॉपिक्स से आपके क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन या तो आपका क्वेश्चन आता है क्वांटम नंबर्स पे, क्या आता है आपका क्वेश्चन क्वांटम नंबर्स पे। अब वो आपके किसी भी टाइप के क्वांटम नंबर पे क्वेश्चन आ सकता है, चाहे वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे आए जिसको हम n से डिनोट करते हैं, या फिर एजिमुथल क्वांटम नंबर पर आए। मतलब इन क्वांटम नंबर्स पे वो किसी भी टाइप से घुमा फिरा करके क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे। या फिर अगर क्वांटम नंबर पे क्वेश्चन नहीं आता है तो फिर आपका आता है एक न्यूमेरिकल। ओके, अब जो आपका न्यूमेरिकल आता है वो न्यूमेरिकल हो सकता है कि आपका हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से भी आ सकता है, या फिर जो आपकी डी ब्रोगली वेवलेंथ इक्वेशन है उससे भी आ सकता है, या फिर सिंपल आपका जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है वहाँ से भी आ सकता है। मतलब दो ही टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, या तो आपका एक न्यूमेरिकल आएगा जिसमें यहाँ पे आपके 4-5 फॉर्मूलाज हैं, वो आप देख लीजिए। न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, बस आपको थोड़ा सा चीज़ें समझनी होती हैं, आप न्यूमेरिकल को कर सकते हो, थोड़ा सा यूनिट का ध्यान देना होता है। देन क्वांटम नंबर्स पे आता है। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम इस चैप्टर का जो थोड़ा समरी है एक बार उस समरी को समराइज कर लेते हैं पूरा कि क्वांटम नंबर्स में कौन सा क्वांटम नंबर क्या चीज़ बताता है। देन आपके कुछ रूल्स भी आते हैं यहाँ पे, उन रूल्स को भी पढ़ लेंगे। देन हम बात करेंगे ये जो आपकी इक्वेशंस हैं, ये न्यूमेरिकल्स हैं, इनके बारे में। फिर हम इसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जितने आज हो पाएंगे वो आज। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी उसमें भी हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पे जितने भी क्वेश्चंस आपके पॉसिबल हैं या प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चंस आए हैं उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए अभी हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करती हूँ आपका जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है। क्या है आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। देखिए, इस पे भी कई बार आपका क्वेश्चन आ जाता है कि यहाँ पे आपको बता देता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बताता कि कौन सा शेल पे आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कि उसका जो n है वो क्या है। वो कई बार बता देगा कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो किस में है, बाल्मर सीरीज में है। ओके, और बाल्मर सीरीज से जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट होकर के फिफ्थ स्टेट पे जा रहा है। अब अगर आपको यही नहीं पता कि जो आपकी बाल्मर सीरीज है ये कौन से n की वैल्यू से स्टार्ट होती है, तो ये क्वेश्चन करना आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हमें पता है कि जब हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं तो यहाँ पे आपकी 5-6 सीरीज हैं जो कि हम इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम हमारा आता है उसमें हमें ऑब्टेन होती है। तो पहले एक बार हम उन सीरीज का नाम पढ़ लेते हैं। तो पहली जो सीरीज आती है वो आती है आपकी लाइमन, देन आती है आपकी बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट, पीफन एंड लास्ट है आपकी हम्प्री। ये आपकी क्या है, सीरीज। अब कई बार क्वेश्चन आपका इस टाइप से भी पूछ सकता है कि जो आप इनमें से कौन सी सीरीज है जो आपको विजिबल रीजन में मिलती है, या फिर कौन सी सीरीज यूवी रीजन में आती है, राइट। तो ये भी हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। देखिए, बहुत डिफिकल्ट नहीं है इनको याद करना। आपकी लास्ट की ये जो चारों की चारों सीरीज हैं ये किस में आती हैं, आपकी इंफ्रारेड में। ठीक है, IR रीजन में आती हैं। जबकि जो आपकी लाइमन है ये आपकी आती है UV रीजन में, मतलब कि अल्ट्रावायलेट। सिर्फ एक ही ऐसी सीरीज है जो आपकी विजिबल में आती है, दैट इज बाल्मर। तो याद करना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ लाइमन और जो बाल्मर है इनको याद कर लो कि बाल्मर आपका विजिबल में आएगा, लाइमन आपका UV में आएगा। उसके अलावा जो भी बच गए वो आपके इंफ्रारेड में आता है। उसके बाद अगर आप इन सीरीज को सीक्वेंस में याद रखेंगे नाम, मतलब ऐसे बीच बीच में से नाम ना याद रख करके सीक्वेंस में जैसे मैंने लिखा है, तो आपके लिए इनकी n की वैल्यू को भी याद करना डिफिकल्ट नहीं होगा। देखिए, अब होता क्या है, जैसे आपके ये इस टाइप से बने हुए हैं शेल्स, राइट। यहाँ पे आपकी n की वैल्यू 1 है, तो यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के मान लीजिए n की वैल्यू
4 जो है वहाँ पे एक्साइट होकर के चला गया, तो 2 आपको शेल्स मिल गई, मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो उसका N1 था एंड जो एक्साइट होकर के गया वो N4। तो इसको हम डिनोट करते हैं N1 से और इसको N2 से। जो ट्रांजैक्शन हुई उसमें हमने जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहले था उसको N1 बोला और जहाँ पर गया उसको हमने N2 बोला। ओके, अगर मैं सबसे पहले इन सब के N1 की बात करूं कि N1 जो पोजीशन है वो क्या होगी, तो जो लाइमन है ये सीरीज सबसे पहले आती है, तो इसको हम बोलते हैं इसका N1 क्या है आपका 1। देन आप कंटिन्यू इनको इंक्रीज, जो आपका मतलब काउंटिंग का जो नंबर है उसमें आप लिखते जाइए इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बाल्मर का 2, देन 3, देन 4, 5 और 6। ठीक है, तो इस टाइप से जो ये आपकी शेल्स हैं ये क्या होती चली जाती हैं आपकी कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होती चली जाती है। तो ये इनके N1 के लेवल्स हैं। देन अगर N2 की, चलिए अगर मैं इसको N1 बोल देती हूँ तो ये आप N2 कर दीजिए यहाँ पे, ये है आपका N2। तो सिंपल है, अगर इसका फर्स्ट सीरीज थी लाइमन की, ये जो आपका N1 है, यहाँ पे आपकी लाइमन सीरीज स्टार्ट होती है, तो सिंपल है जो इसकी ट्रांजैक्शन होगी वो 1 पे ऑलरेडी अगर आपका इलेक्ट्रॉन है तो 1 पे तो हो नहीं सकती, मतलब इससे हायर पे ही जाएगा, हायर लेवल पे जाएगा। अब हायर लेवल पे वो हो सकता है इस पे भी जा सकता है, इस पे भी जा सकता है और इस पे भी जा सकता है, यही तो पॉसिबिलिटी है। तो जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो होगी N2, वो जो N1 की वैल्यू है उसको छोड़ करके आपकी कुछ भी हो सकती है, लाइक ये यहाँ पे 2, 3, 4 सो ऑन, किसी पे भी जा सकता है। सिमिलरली बाकी आइटम्स की बात सीरीज की बात करूं मैं, तो ये 2 है, स्टार्टिंग में ही आपका इलेक्ट्रॉन 2 है, एक्साइट होगा इलेक्ट्रॉन, राइट, तो मतलब एक्साइट होगा तो नीचे की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, 1 पे नहीं आएगा, एक्साइट होकर के हायर ट्रांजैक्शन में जाएगा। तो 2 से या तो ये 3 पे जाएगा, 4 पे जाएगा या 5 पे जाएगा एंड सो ऑन, हायर में कितने पे भी जा सकता है। सिमिलरली ऐसे ये 3 ऑलरेडी है तो उससे हायर में 4, 5, 6 किसी पे भी जा सकता है। अगर आपका न्यूमेरिकल आता है तो आपको न्यूमेरिकल में इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि वो कौन से ट्रांजैक्शन पे जा रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका एक कॉमन फॉर्मूला आता है जहाँ पे आपकी N1, N2 ट्रांजैक्शन सीरीज की बात करते हैं, तो ये है आपका रिडबर्ग फॉर्मूला। क्यों, ठीक है, हम इसको क्या बोलते हैं, रिडबर्ग फॉर्मूला, एंड इस फॉर्मूला में आपका एक रिडबर्ग कांस्टेंट भी होता है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है आपका, ये होता है आपका म्यू बार। ये जो क्वांटिटी है इसको हम क्या बोलते हैं, वेव नंबर। ठीक है, एक चीज समझिएगा, आपको पता है कि हमारे एनर्जी का एक सिंपल सा फॉर्मूला जो कि सभी को ही पता है, दैट इज E इक्वल्स टू H न्यू। ये न्यू और ये टर्म दोनों ही क्या है आपके, डिफरेंट है। इस न्यू को हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी, और ये क्या है आपका वेव नंबर। तो अब कहेंगे वेव नंबर क्या होता है मैम, तो देखिए E इक्वल्स टू H न्यू जो है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं H C बाय लैम्डा, क्योंकि जो ये आपकी फ्रीक्वेंसी है ये क्या होती है, C बाय लैम्डा, मतलब स्पीड ऑफ लाइट अपॉन में वेवलेंथ, और जो आपका 1 बाय लैम्डा या 1 बाय वेवलेंथ होती है, दैट वन इज इक्वल्स टू वेव नंबर। क्या होता है वो आपका वेव नंबर। तो जो आपका वेव नंबर की अगर यूनिट की बात करें तो सिंपल है, वेवलेंथ की इनवर्स, और वेवलेंथ को हम मतलब एक वेवलेंथ तो काइंड ऑफ डिस्टेंस है जिसको हम मीटर या सेंटीमीटर में मतलब मेजर करते हैं। तो वेव नंबर या तो आपका मीटर इनवर्स हो सकता है, सेंटीमीटर इनवर्स हो सकता है, मतलब जो भी यूनिट्स में आप इसको कंसिडर करेंगे। ठीक है, देन वेव नंबर इक्वल्स टू आता है आपका RH। RH जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ये होता है आपका रिडबर्ग कांस्टेंट। देन आएगा आपका 1 अपॉन N1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 का स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई Z स्क्वायर। देखिए अगर हाइड्रोजन एटम के लिए आप कैलकुलेट करेंगे तो वहां पे तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है आपका 1, तो Z स्क्वायर की वैल्यू ऑटोमेटिकली आपकी 1 हो जाएगी। बट ये फॉर्मूला मैंने कॉमन लिखा है आपका उनके लिए जिनमें आपकी जो हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज है, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज का मतलब है वो स्पीशीज जिनमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है। क्या है आपका, सिंगल इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन में सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। अगर हीलियम पॉजिटिव की बात करें तो इसमें भी क्या हो जाएगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन। लिथियम +2 की बात करें तो ये सारी स्पीशीज एक ही इलेक्ट्रॉन कैरी कर रही हैं, तो हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए ये आपका रिडबर्ग का फॉर्मूला होता है। अब बात करें कि जो आपका रिडबर्ग कांस्टेंट है इसकी वैल्यू क्या है, जो कि आपको क्या करनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी। तो देखिए जो आपकी रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू है दैट इज 1096777
सेंटीमीटर इनवर्स। ये याद रखना है कि जो ये वैल्यू है आपकी, ये किस में बताई है मैंने, सेंटीमीटर इनवर्स में। जो आप रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू लेंगे, अगर आपने इसको सेंटीमीटर में लिया तो जो आपका वेव नंबर है वो भी सेंटीमीटर में ही कैलकुलेट होगा, क्योंकि एन की अपनी कोई वैल्यू नहीं है, एटॉमिक नंबर को भी आप मानेंगे कोई वैल्यू नहीं है, तो वैल्यू सिर्फ रिडबर्ग कांस्टेंट की है। उसी वैल्यू से आपका वेव नंबर की मतलब उसी की यूनिट से आपके वेव नंबर की यूनिट आएगी। तो अगर आपने इसको सेंटीमीटर इनवर्स में लिया रिडबर्ग कांस्टेंट को, तो वेव नंबर भी क्या आएगा आपका, सेंटीमीटर इनवर्स में ही आएगा। ठीक है, चलिए, तो ये तो थे आपके कुछ फॉर्मूलाज। उसके बाद अब बात करते हैं जो आपकी हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज ही हैं, या फिर कहूँ मैं सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज ही हैं, इनका अगर आपको एनर्जी कैलकुलेट करना है या फिर रेडियस कैलकुलेट करना है, मोस्टली इन फॉर्मूलाज पे कभी न्यूमेरिकल आपका आया नहीं है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी एनर्जी होती है किसी भी आप शेल के लिए निकाल रहे हो, ई एन के लिए जब आप एनर्जी निकाल रहे हो, तो ये आती है आपकी -13.6 एन स्क्वायर इंटू में जेड स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आती है आपकी यहाँ पे एनर्जी आती है। और जो ये आपकी एनर्जी है, इसकी अगर मैं वैल्यू की बात करूँ तो ये आती है आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट एटम इनवर्स में। ठीक है, ये किस में आ रही है आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट एटम इनवर्स में। अगर आपको इस एनर्जी को किस में कैलकुलेट करना है, जूल में कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या है आपका, देखिए, जो आपका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये बराबर होता है 1.6 इंटू में 10⁻⁻19 जूल के। तो यहाँ से आप इनमें कन्वर्जन इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था आपका एनर्जी का फॉर्मूला। अब अगर नेक्स्ट मैं बात करूँ यहाँ पे रेडियस का फॉर्मूला, अगर आपको रेडियस निकालना है, मतलब न्यूक्लियस से उस इलेक्ट्रॉन के बीच का रेडियस को कैलकुलेट करना है, तो ये होता है आपका 0.529 इंटू में एन स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर। और ये जब रेडियस निकालोगे तो इसकी वैल्यू आती है आपकी एंगस्ट्रॉम में। तो देखिए, जो आप फॉर्मूला सिर्फ याद करना इंपॉर्टेंट नहीं होता, आपको साथ में ये भी ध्यान रखना है कि जो आपका फॉर्मूला है, राइट, क्या है जो आपका फॉर्मूला है वो आपको किस यूनिट में याद किया। लाइक बच्चे ये याद रख लेंगे 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड, इतना टर्म याद है, बट उन्हें ये नहीं याद कि जो उन्होंने फॉर्मूला याद किया था उसमें आंसर आपका किस यूनिट में आएगा। जैसे कि यहाँ पे एंगस्ट्रॉम में आएगा। मान लीजिए पेपर में वो आपसे पिकोमीटर में पूछ लेता है, अब आपको ध्यान ही नहीं है कि आपने फॉर्मूला एंगस्ट्रॉम में याद किया था, तो आपको पिकोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब 10⁻⁻2 का डिफरेंस आ रहा है ना एंगस्ट्रॉम और पिकोमीटर में, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान देनी पड़ेगी। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ पे। नेक्स्ट आता है आपका डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो देखिए, जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है इसको आपको फॉर्मूला ही पढ़ना है, और आपका इस फॉर्मूला पे ही कई बार न्यूमेरिकल जो है वो आ जाता है। एक चीज़ और, जो आपका डी ब्रॉगली वेवलेंथ है ये सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए होता है। किसके लिए होता है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। मतलब कि जितने जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनको माइक्रोस्कोप्स की हेल्प से देखते हैं, ये उन्हीं पार्टिकल्स के लिए है आपकी वेवलेंथ। जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, या फिर मैं कहूँ जो बड़े पार्टिकल्स हैं, या फिर जिनको हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, उन पार्टिकल्स पे आपकी जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। सेम चीज़ जो आपकी हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, वहाँ पर भी यही चीज़ अप्लाई होती है। ये दोनों ही कॉन्सेप्ट्स आपके माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए ही यूज़ होते हैं। ठीक है, अब जो आपका डी ब्रॉगली वेवलेंथ है ये क्या कहता है, कहता है कि जो आपकी वेवलेंथ है दैट इज इक्वल्स टू h/mv। m है मास, v है क्या है आपकी वेलोसिटी, और h तो आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है जो कि एक कांस्टेंट है, राइट। दूसरी चीज आपको पता है कि जो आपका मोमेंटम है p, मोमेंटम को हम किससे डिनोट करते हैं, यहाँ पे p से डिनोट करते हैं। जो मोमेंटम है ये इक्वल होता है m v के, मतलब मास इनटू वेलोसिटी के। तो इसी डी ब्रॉगली वेवलेंथ को आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं h/p। ओके, अब आपको पता है कि जो आपकी कई बार क्या होता है कि जो आपकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ और जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है इनके बीच में कुछ क्वेश्चन आ जाता है, तो उसके लिए भी हम एक डायरेक्ट फॉर्मूला ही निकाल लेते हैं कि हमें पेपर में इतना टाइम नहीं लगाना पड़े कि हम दोनों में रिलेशन निकाल रहे हैं। तो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है ये क्या होती है, ये होती है आपकी हाफ mv²। अब देखिए आपके पास फॉर्मूला जो है इसमें m और v की वैल्यू है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं v की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर आप v की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा आपका काइनेटिक एनर्जी इंटू में 2 डिवाइडेड बाय मास का अंडर रूट, बिकॉज यहाँ पे v² था। इस v की वेलोसिटी को मैंने यहाँ पे क्या कर देना है, पुट कर देना है, तो ये आएगा वेवलेंथ h/m
इंटू v की वैल्यू पुट करनी है, दैट इज 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन में m का अंडर रूट। अब ये जो मास है इसके एक मास के अंडर रूट को कैंसिल आउट करेगा, क्योंकि देखिए ये जो आपका m है आप इसको कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट m इंटू में अंडर रूट m। ये अंडर रूट m इस मास को क्या कर देगा, कैंसिल, तो सिर्फ एक ही मास का अंडर रूट बचेगा। तो यहाँ से आप सिंपली लिखेंगे h अंडर रूट 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू m, मतलब 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी और क्या आ जाएगा आपका मास। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका डी ब्रोगली वेवलेंथ और जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है उन दोनों के बीच में आपका एक रिलेशन आ गया। ओके उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की। तो जो आपका हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है उसने क्या कहा कि इम्पॉसिबल है, ये दो चीज़ें बोलता है। इम्पॉसिबल है क्या चीज़, मतलब किन चीज़ों को मेज़र करना, इम्पॉसिबल टू मेज़र एग्जैक्ट पोजिशन, मतलब किसी भी आपकी मूविंग कोई भी पार्टिकल है उसकी एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट वेलोसिटी को मेज़र करना इम्पॉसिबल है। एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट वेलोसिटी, मतलब दोनों चीज़ों को एक साथ मेज़र करना डिफ़िकल्ट है। अगर आपको एक चीज़ मेज़र करनी है, लाइक आपको एग्जैक्ट पोजीशन को मेज़र करना है तो आप कर सकते हो, बट आप कह रहे हो कि एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट वेलोसिटी एक ही पॉइंट पे अगर आपको मेज़र करने के लिए बोल दी जाए, एक ही साथ मेज़र करने के लिए बोल दी जाए, तो हम इनको एक्यूरेटली मेज़र नहीं कर सकते। कोई भी माइक्रोस्कोपिक, मतलब बहुत छोटा सा जो पार्टिकल है, लाइक आपका इलेक्ट्रॉन है, एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, अगर आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन भी और उसकी वेलोसिटी भी, कि न्यूक्लियस है ये आपका और क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जो आपका इलेक्ट्रॉन है ये इसके चारों तरफ घूम रहा है, तो मैं कह रही हूँ कि मुझे पता करके बताओ कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है और उस टाइम पे वो किस स्पीड से घूम रहा है। वेलोसिटी तो यही चीज़ हो गई ना, तो वो चीज़ हम उसकी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ये बोला आपके हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने। तो जो आपके हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी का जो फॉर्मूला है दैट इज, पोजीशन को यहाँ पे लिखा है चेंज इन, मतलब डेल्टा एक्स, और जो आपका वेलोसिटी है, राइट, आपकी जो वेलोसिटी है उसको हम लिखते हैं यहाँ पे मोमेंटम। ये इक्वल्स टू, हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तब हम इस चीज़ को इक्वल टू ले लेते हैं, अदरवाइज आप इसको ग्रेटर देन इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज h अपॉन 4 पाई, एक कांस्टेंट है आपका। ठीक है, अब इस चीज़ को, क्योंकि ये क्या है आपका चेंज इन मोमेंटम की फॉर्म में हमने लिखा है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा एक्स इंटू m डेल्टा v। अब जो मास है वो तो आपका एक कांस्टेंट रहेगा ना, किस कोई भी आप पार्टिकल ले रहे हो तो उसका अपना एक एग्जैक्ट मास है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो हमने मोमेंटम क्या होता है आपका pv, राइट, तो मैंने इसको ओपन करके लिखा तो ये आ गया m इंटू वी दैट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू h अपॉन 4 पाई। तो ये क्या है आपका हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल का फॉर्मूला। ओके चलिए, इसके बाद हम मूव करते हैं आपके क्वांटम नंबर्स पे। किस पे मूव कर रहे हैं, यहाँ से जितने भी फॉर्मूलाज थे वो सारे हमने देख लिए हैं, जो एक दो बचे होंगे वो या तो क्वेश्चंस में कवर हो जाएंगे या फिर अभी आगे देखते हैं। ठीक है, तो ये है आपके क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स जो हैं ये आपके 4 टाइप के क्वांटम नंबर्स होते हैं, मतलब कोई भी आपका एक एटम है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है, एक एटम में आपने इलेक्ट्रॉन्स फिल करे हैं, तो उस एक इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन अगर आपको चाहिए तो वो हमें इन 4 क्वांटम नंबर्स के जो सेट हैं उनसे पता चलता है। और जो ये 4 क्वांटम नंबर्स हैं ये कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले आता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। देन जो आपका सेकेंड है वो आता है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर। ओके, एंड देन जो थर्ड है वो आता है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और फोर्थ है आपका स्पिन क्वांटम नंबर। ओके, अब इन चारों क्वांटम नंबर्स को हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ आपके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। अगर इस क्वांटम नंबर के मैं सिंबल की बात करूँ कि किस सिंबल से आप इसको डिनोट करते हैं, तो ये आता है आपका n, राइट, मतलब इसको हम n से डिनोट करते हैं। जैसे कि जब आप किसी भी अगर मैं एक एटम को कंसिडर कर लेती हूँ, यहाँ पे मान लीजिए मैंने लिथियम कंसिडर किया, क्या लिया, लिथियम। अगर मैं लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखती हूँ तो ये आता है आपका 1s2 एंड देन 2s1। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को मैं क्या बोल रही हूँ आपका कि ये n है, राइट, n को डिनोट कर रहा है। तो मतलब यहाँ पे जो ये 1 या फिर जो ये 2 है ये क्या है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। जो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वैसे तो इसकी वैल्यूज़
क्योंकि ये एक वैल्यू है, राइट। तो ये तो 1 से इन्फिनिटी तक जा सकती है, बट जो मैक्सिमम वैल्यू होती है इसकी वो आपकी 7 होती है। मतलब अब तक जो हमारे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं वहाँ पे हमने देखा है कि हम 7s तक ही जो आपके ऑर्बिटल्स है वहीं फिल करते हैं। 8s तक हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अभी फिलिंग नहीं देखी है। तो जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या होती है आपकी 7। अब बात की जाए कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये हमें क्या बताता है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें ये बताता है कि जो ये आपका इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन किस एनर्जी शेल में प्रेजेंट है, मतलब कि किस एनर्जी शेल में आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। जैसे यहाँ पे अगर मैंने n की वैल्यू लिखी 1, तो ये हमें बताएगा कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट एनर्जी शेल में प्रेजेंट है, जैसे कि 1। 2 का मतलब है कि जो सेकेंड आपकी एनर्जी शेल है आपका इलेक्ट्रॉन वहाँ पर प्रेजेंट है। इतना ही बताता है हमें, सिर्फ उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देता कि वो 2 में भी s में है, p में है या फिर d में है। तो वो चीज़ अगर हमें पता करनी है तो वो हमें कहाँ से पता चलती है, आपका जो नेक्स्ट क्वांटम नंबर है दैट इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। जो आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर है इसको हम डिनोट करते हैं किससे, L से डिनोट करते हैं। इसका जो सिंबल है वो आपका L होता है। और अगर इसकी वैल्यू की मैं बात करूं तो इसकी वैल्यू होगी आपकी 0 से n-1। मतलब जो आपका n है उससे 1 कम होता है आपके L की वैल्यू, राइट। अब अगर आपको पता करना है, बात की जाए कि आपको बताता क्या है, तो ये हमें सबशेल के बारे में बताता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें किसके बारे में बता रहा है, सबशेल के बारे में। देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने हमें एनर्जी शेल के बारे में बताया, एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें सबशेल के बारे में बता रहा है। मतलब कि अगर आपके L की वैल्यू क्या है, आपकी 0 है, तो उसका मतलब है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो S सबशेल में प्रेजेंट है, ठीक है। अगर आपके L की वैल्यू 1 है तो P सबशेल में प्रेजेंट है, 2 है तो D सबशेल में प्रेजेंट है, और अगर 3 है तो वो आपका F सबशेल में प्रेजेंट होगा, और अगर आपका ये 4 है तो आपका फर्दर G सबशेल। मतलब आगे हम कंसिडर नहीं करते, मेन जो हमारे हैं वो हम इन्हीं ऑर्बिटल्स, इन्हीं सबशेल्स की बात करते हैं, S P D F, राइट। तो L की वैल्यू 0 से 3 जो होती है हमारी वो मेन वैल्यू होती है। मैक्सिमम वैल्यू अगर हम इसकी कंसिडर करेंगे तो वो हम 3 ही कंसिडर करते हैं। तो ये हमें बता रहा है कि आपका इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में प्रेजेंट है। मतलब जब आपने बोला 2s कि मेरा ये जो इलेक्ट्रॉन है वो 2s ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, तो इसका मतलब है कि सेकेंड एनर्जी शेल जो है उसके s की वैल्यू किससे बना रहे हैं हम, 0। मतलब जो s है ये 0 को बता रहा है, तो मतलब 0 सबशेल में, सॉरी s जो सबशेल है वहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो L की वैल्यू से हमें ये चीज़ पता चलती है। उसके बाद n और L, n प्लस L जब दोनों की वैल्यूज़ को हम ऐड करते हैं तो आपने पढ़ा होगा n प्लस L रूल। ये हमें बताता है एनर्जी का ऑर्डर, राइट। मतलब जो मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ हैं उनमें किसकी एनर्जी ज़्यादा है, किस शेल की एनर्जी कम है। मतलब 1s की एनर्जी ज़्यादा है या फिर 2s की एनर्जी ज़्यादा है, ये चीज़ें हमें पता चलती हैं। तो n प्लस एल रूल जब बात आई है तो मैं यहीं पर इसको भी डिस्कस कर लेती हूँ। n प्लस एल रूल ये कहता है कि जिसकी n प्लस एल की वैल्यू हाई है, मतलब n और l दोनों की वैल्यू अगर हाई है तो उसका एनर्जी जो है n प्लस एल की वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी उसी की एनर्जी भी आपकी क्या होगी, ज़्यादा होगी। बट एक केस ये भी आता है, मान लो n प्लस एल की वैल्यू सेम है, तो उस केस में जिसकी n की वैल्यू आपकी हाई होगी उसी की एनर्जी भी क्या होगी, हाई। तो पहले हम n प्लस एल निकालते हैं, जिनका n प्लस एल सेम आ रहा है उनको आप एक साथ रखें एंड देन उनमें देखें कि n की वैल्यू किसकी ज़्यादा है। तो जिसकी n की वैल्यू ज़्यादा होगी वही क्या होगा आपका, उसी की एनर्जी भी ज़्यादा होगी। देन इसके बाद आपके पास एक और केस आता है जो कि आता है आपका हाइड्रोजन या फिर मैं कह सकती हूँ हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज़ के लिए। इनके केस में जो आपके एनर्जी शेल्स का जो ऑर्डर है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। इस केस में जो आपकी एनर्जी की शेल है उनका सिर्फ एनर्जी ऑर्डर सिर्फ n वैल्यू पे डिपेंड करता है, ओनली एंड ओनली n पे। मतलब 2s, अब आप कहेंगे मैम 2s और 2p में हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, किसकी एनर्जी ज़्यादा है। तो बच्चों 2s और 2p दोनों की ही एनर्जी यहाँ पर क्या होती है, आपकी बराबर होती है। ना 2s की एनर्जी ज़्यादा ना ही 2p की एनर्जी ज़्यादा, बट सिर्फ हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज़ में या फिर मैं कहूँ हाइड्रोजन में। ओके, इसी तरीके से अगर आपने
3p एंड 3d की बात की तो इन तीनों की भी एनर्जी यहाँ पर क्या है आपकी बिल्कुल सेम है। ओके उसके बाद जो आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर है, यहाँ से हम एक और चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं, वो है आपका एंगुलर मोमेंटम। अब बात की जाए कि एंगुलर मोमेंटम कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करने का भी आपका एक फॉर्मूला है, दैट इज L इंटू एल प्लस 1 का अंडर रूट h/2π, राइट। या तो आप इसको h/2π लिख सकते हैं या फिर आप इसको L इंटू एल प्लस 1 h क्रॉस, जो आपका h क्रॉस है ये इक्वल होता है h/2π के। ठीक है, तो इन दोनों में से किसी भी तरीके से आप इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। देखिए जो आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, इसकी अगर मैं बात करूं पहले कि इसको डिनोट कैसे करते हैं, तो या तो हम इसको m से डिनोट करते हैं या फिर हम इसको ml से डिनोट करते हैं। मतलब ये जो l है ये इसके नीचे छोटा सा इस टाइप से लिखा हुआ होता है। ठीक है, दोनों में से किसी भी तरीके से आप इसको डिनोट कर सकते हैं। इसकी अगर वैल्यूज़ की बात करूँ तो ये आता है आपका -l 0 + l, मतलब -l से +l तक की क्या होती हैं इसकी ज़ीरो मतलब वैल्यूज़ होती हैं, और ये हमें बताता है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। ठीक है, देखिए n ने बताया कौन से एनर्जी शेल में प्रेजेंट है, l ने बताया कौन से सब शेल में प्रेजेंट है, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताएगा कि वो हमें कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या है कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। जैसे कि अगर मैं आपका 2p ऑर्बिटल की बात करूं, 2p सबशेल की अगर बात की जाए तो 2p सबशेल में आपके पास 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, राइट। इस टाइप से 3 होते हैं। इसी टाइप से अगर मैं d सबशेल की बात करूं तो d में आपके पास 5 होते हैं। अब मान लीजिए आपको पता चल गया कि आपका इलेक्ट्रॉन 2p में प्रेजेंट है, 2p सबशेल में प्रेजेंट है, बट 2p सबशेल के भी कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में है, इस ऑर्बिटल में है या फिर इस ऑर्बिटल में है, ये कैसे पता चलेगा मुझे, ये बताता है हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब आप कहेंगे मैम वो कैसे बताता है, तो देखिए जो आपके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू है m की वैल्यू, ये किस पर डिपेंड करती है, -l से +l पे जाता है, राइट। अब सबसे पहले हम सारी सबशेल्स की बात करती हूँ मैं यहाँ पे। अगर आपका s सबशेल है, क्या है s सबशेल, इसके लिए आपकी जो l की वैल्यू है वो क्या होती है 0। अगर l की वैल्यू 0 हो गई तो यहाँ पे जो आपकी m की वैल्यू आएगी वो भी एक ही आएगी 0। मतलब कि जो आपका s सबशेल है उसमें आपके पास एक ही ऑर्बिटल है। बिल्कुल सही है, s में हमारे पास एक ही ऑर्बिटल होता है, राइट, ये चीज़ तो हमें पता है। उसके बाद हम मूव करते हैं आपके नेक्स्ट पे, जो कि है आपका p सबशेल। p सबशेल में आपके पास l की वैल्यू होती है 1, तो अगर आप m की वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पे आपके पास -1 0 और +1 3 वैल्यूज आई। तो देखिए जो आपका p ऑर्बिटल, जो कि मैंने अभी यहाँ पे ड्रॉ भी किया, बनाया भी, कितने 3 ही तो ऑर्बिटल्स हैं और 3 ही इसकी वैल्यू हैं। तो मतलब एक की वैल्यू -1 होगी, एक की 0 होगी, एक की +1 होगी। इसीलिए जो आपका p सबशेल है इसको हम px, py और pz भी बोलते हैं, राइट। ओके, अगर मैं अब इससे नेक्स्ट पे मूव कर जाऊं, दैट इज डी सबशेल की बात करते हैं। डी सबशेल में l की वैल्यू होती है 2, तो यहाँ पे आएगा -2 -1 0 +1 +2, 5 वैल्यूज़ हैं यहाँ पे। कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं आपकी, जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है उसकी 5 वैल्यूज़ आ रही हैं, और आप देख सकते हैं कि जो आपका डी शेल है उसमें 5 ही आपके ऑर्बिटल्स बन रहे हैं। तो मतलब एक की वैल्यू होगी -2 -1 0 +1 एंड देन +2, और इन डी ऑर्बिटल्स के जो हमने डिफरेंट नाम दे रखे हैं वो भी आते हैं आपके dxy, dyz, dzx, dx² - y² एंड dz²। तो जब हमें ये वैल्यू पता होगी कि जो आपका ml है वो कौन सा है, तो उस केस में हमें ये भी पता चल जाएगा कि जो आपका ऑर्बिटल है, राइट, क्या है जो आपका ऑर्बिटल है उसके लिए कौन से ऑर्बिटल में आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ओके, अब एक चीज़ मैं आपको, मैंने यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ और ये जो नाम है ये आपके रैंडमली लिखे हैं, बट अगर एग्जैक्ट इनकी बात की जाए तो देखिए +1 और -1 p ऑर्बिटल में अगर मैं बात करूँ, +1 -1 आपके px
और पी वाई को डिनोट करते हैं, जबकि जो आपका जीरो है ये हमेशा जेड एक्सिस को डिनोट करता है, तो ये आएगा आपका पी जेड। इसी टाइप से जो आपका डी ऑर्बिटल है, राइट, जो आपका डी ऑर्बिटल है उसमें जो आपका जीरो है ये डिनोट करेगा आपका डी जेड स्क्वायर को। इसको कौन डिनोट करेगा? जीरो। उसके बाद आपका प्लस माइनस टू भी है यहाँ पे और प्लस माइनस वन भी है। तो जो आपका प्लस माइनस वन में जो आता है ये आता है आपका डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड, और जबकि जो आपका प्लस माइनस टू को जो ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करता है वो आता है आपका डी एक्स वाई एंड एक होता है आपका डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इन टर्म्स को एक बार थोड़ा सा ध्यान दे लेना कि कौन सी वैल्यू के लिए आपका कौन से ऑर्बिटल को क्या हमने नोटिफिकेशन वहां पे दी हुई है। उसके बाद जो आपका लास्ट क्वांटम नंबर यहाँ पे बच गया वो क्या है? आपका स्पिन क्वांटम नंबर। क्या है आपका? स्पिन क्वांटम नंबर। अगर स्पिन क्वांटम नंबर की मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसको हम या तो एस से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर एम विद स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमें बताता है कि जिस भी ऑर्बिटल में आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसकी स्पिन क्या है, मतलब एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या है। या तो आपका इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, राइट, या तो जैसे घड़ी मूव करती है बिल्कुल वैसे ही रोटेट करेगा, या फिर वो आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, राइट। यही दो चीजें बताते हैं, तो इनको हम प्लस हाफ और माइनस हाफ से डिनोट करते हैं। अब जो ये जो दो वैल्यूज हैं ये आपका स्पिन क्वांटम नंबर को बताती हैं। ठीक है, तो ये तो थे आपके चार के चार क्वांटम नंबर्स। उसके बाद जो आपके एक दो प्रिंसिपल्स आए उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे जो आपका पोलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, कि मतलब किसकी क्या स्टेटमेंट थी। पेपर में कई बार स्टेटमेंट्स भी आ जाते हैं और पूछ लेते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है या फिर कौन सी इनकरेक्ट है। तो पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने एक तो ये चीज़ कही कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन, मतलब कोई भी जो दो इलेक्ट्रॉन हैं इनके जो आपके चार क्वांटम नंबर्स हैं ये चारों के चारों क्वांटम नंबर्स सेम नहीं हो सकते। सेम जो वैल्यूज हैं इनकी वो बिल्कुल भी सेम नहीं हो सकती। कैसे? अब आप कहेंगे मैम ऐसा कैसे हो सकता है? अब आप खुद ही सोचिए, मान लीजिए आपका ये है 2s ऑर्बिटल, ठीक है, इस 2s ऑर्बिटल में आपके दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। तो उसने यही कहा ना कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। मैं सिर्फ 2s ऑर्बिटल को कंसिडर करके आपको समझाती हूँ। दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, मान ले एक इलेक्ट्रॉन और दो इलेक्ट्रॉन। पहले n की वैल्यू की बात करते हैं। n की वैल्यू दोनों की ही सेम है क्योंकि दोनों ही 2s में प्रेजेंट है। ओके, l की वैल्यू की बात करें तो s जो है वो हमें l की वैल्यू बताएगा और s सब शेल के लिए l की वैल्यू आपकी 0 होती है। ये भी दोनों की सेम है। ओके, देन बात करते हैं ml की। तो जो आपका ml है वो क्या होता है? -l से +l तक, तो ये भी आपकी दोनों की क्या हो जाएगी? 0। ओके, देन बात करेंगे हम स्पिन की। अब स्पिन क्या कहता है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन आपका क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो एक एंटी क्लॉकवाइज। इसका एक इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ है तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ होगा। ये चीज़ आपको पता है क्योंकि देखिए जब मैंने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को भी रिप्रेजेंट किया तो मैंने एक का एरो ऊपर की तरफ रखा और एक का नीचे की तरफ। ये आपके इलेक्ट्रॉन की रिप्रेजेंटेशन होती है। इसका मतलब है एक क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो एक एंटी क्लॉकवाइज, मतलब जो दोनों की स्पिन है रोटेशन की वो क्या है? डिफरेंट है। जब एक ऑर्बिटल में ही एक ऑर्बिटल में जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ही चारों क्वांटम नंबर्स सेम नहीं हैं, स्पिन क्या आ गई आपकी? डिफरेंट आ गई। तो कोई भी दो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे उनके चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होंगे। ठीक है, या फिर पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में ही आप ऐसे भी कह सकते हो कि जो आपका एक ऑर्बिटल है, एक जो ऑर्बिटल है वो मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन्स को ही ऑक्यूपाई करता है। एक ऑर्बिटल में हम सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन को फिक्स करते हैं, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर आपके नहीं आते। उसके बाद अब जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स की फिलिंग की बात होती है तो आपका एक आता है ऑफबर्ग प्रिंसिपल। जो ऑफबर्ग प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि कोई भी जो आपका एटम है उसकी जो ग्राउंड स्टेट है सबसे पहले हम उसमें उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिल करना शुरू करते हैं। मतलब कि जो आपका इलेक्ट्रॉन फिलिंग है वो आप किस बेसिस पे करेंगे? इंक्रीजिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स में, या फिर इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। मतलब जैसे जैसे आपकी एनर्जी जो है वो बढ़ती हुई चली जाएंगी आपके एनर्जी शेल्स की, तो आप इलेक्ट्रॉन फिल करते हुए जाएंगे। तो मतलब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स किस में फिल करेंगे? जिसकी एनर्जी आपकी सबसे कम है। और एनर्जी किसकी ज़्यादा है किसकी कम है ये हमने बताया कि आपका जो n+l रूल है उस पर डिपेंड करता है। जिसकी n+l की वैल्यू ज़्यादा होगी उसी ऑर्बिटल की जो आपकी एनर्जी है वो भी क्या होती है?
ज़्यादा होती है। बट जब दो ऑर्बिटल्स में n प्लस एन की वैल्यू क्या हो आपकी सेम हो, तो उन ऑर्बिटल्स में सिर्फ हम n के बेसिस पे उनकी एनर्जी देखते हैं। जिसकी n की वैल्यू हाई, उन्हीं की एनर्जी भी क्या हो जाएगी आपकी हाई हो जाएगी। ठीक है, तो ये होता है आपका रूल। उसके बाद आपका पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमने बता दिया। हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी आता है। ये जो है ये क्या कहता है कि पहले जो आपके ऑर्बिटल्स हैं ये आपके इन ऑर्बिटल्स के लिए, लाइक आपका ये p ऑर्बिटल है, p सबशेल है, तो वो कहता है कि पहले आप सारे ऑर्बिटल्स में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। तो मतलब आप पहले इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे, उसके बाद आप इनकी क्या करने वाले हैं, पेयरिंग करने हैं। आपको ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को फिल नहीं करना कि पहले एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, देन नेक्स्ट ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। नहीं, पहले जो भी आपके ऑर्बिटल्स हैं उनमें आप सिंगल इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे, उसके बाद आपने क्या करनी है, वहाँ पे पेयरिंग करनी है। और उसके बाद जो आपका एक लास्ट फॉर्मूला बचा है वो ये है कि कई बार आपसे क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि आपको नंबर ऑफ नोड्स बताने हैं। तो नंबर ऑफ नोड बताने का जो आपका फॉर्मूला है दैट इज n माइनस l माइनस 1। ठीक है, किसी भी शेल के लिए n की वैल्यू क्या है, l की वैल्यू, और उसमें से -1 कर देंगे तो हमें उसके नंबर ऑफ नोड्स पता चल जाते हैं। तो चैप्टर का पूरा समरी जो है वो एक बार हमने देख लिया है। अब हम इसके कुछ 2-4 क्वेश्चंस करते हैं। बाकी के क्वेश्चंस हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट जो आपका वीडियो आएगा उसमें डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन हमें यहाँ पे दे रखा है वो कह रहा है विच वन इज रॉन्ग स्टेटमेंट। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है, जो कि आपका नीट 2017 का ही एक क्वेश्चन है। कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, तो यहाँ पे जो हमारी पहली स्टेटमेंट है वो क्या कह रही है, पहली स्टेटमेंट कह रही है कि जो आपकी डी ब्रोगलीज वेवलेंथ है ये किसके डिनोट करते हैं, हम इस फॉर्मूला से डिनोट करते हैं। तो ये फॉर्मूला अभी हमने डिस्कस करा कि जो आपका वेवलेंथ है ये होता है आपका h/p मोमेंट या फिर h/mv। इन दोनों तरीकों से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब आपने फॉर्मूला ओपन करके लिखा या फिर कैसे भी। यहाँ पे कह रहा है कि जो m है ये क्या है, आपका मास ऑफ द पार्टिकल, बिल्कुल करेक्ट है। और जो v है ये वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स है। और h क्या होता है यहाँ पे आपका प्लैंक्स कांस्टेंट। मतलब जो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है ये तो आपकी करेक्ट है, बट हमें तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है, तो ए ऑप्शन तो हमारा बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट पे। तो कह रहा है कि जो आपका अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, आपका जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि जो आपकी कोई भी एक मूविंग पार्टिकल है उसकी एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट वेलोसिटी को हम एक साथ नहीं आइडेंटिफाई कर सकते, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा x जो कि पोजीशन को बताता है, डेल्टा p जो कि आपका मोमेंटम होता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू h/4π, राइट। अब यहाँ पे ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल तो हमें ये कहता है, बट जो फॉर्मूला है इसमें एनर्जी और टाइम की बात कर रहे हैं, ये दोनों चीज़ें कैसे आएंगी। अब इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला है इसको थोड़ा सा मतलब मॉडिफाई करना है। अब मॉडिफाई कैसे करेंगे, सबसे पहले बात करूँ मोमेंटम की, तो आपको पता है मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है। मास आपका चेंज नहीं होगा, वेलोसिटी आपकी चेंज होगी। तो आप इसको लिखेंगे डेल्टा x इंटू m इंटू में वेलोसिटी ग्रेटर देन इक्वल्स टू h/4π। अभी भी हमें यहाँ से कहीं से एनर्जी निकल सकती है, वो रिलेशन नहीं मिल रहा। तो अब हम क्या करते हैं, जो आपका वेलोसिटी है इसको चेंज करते हैं। तो जो आपका वेलोसिटी की अगर मैं बात करूँ तो आपको पता है कि जो एक्सेलरेशन है ये क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो आपको यहाँ पे डेल्टा v लिखना है, राइट। तो डेल्टा v के लिए आप क्या लिखेंगे, आपका एक्सेलरेशन भी चेंज हो सकता है, टाइम भी चेंज हो सकता है, राइट। तो आप इसको लिखेंगे डेल्टा x इंटू m, वेलोसिटी की जगह पे आएगा डेल्टा a इंटू डेल्टा t ग्रेटर देन h/4π। अब देखिए डेल्टा t जो है ये तो आपका आ चुका है यहाँ पे। अब हमें सिर्फ क्या करना है, एनर्जी की टर्म को लाना है इन तीनों से। तो मतलब अब इन तीनों से आपका एनर्जी कैसे आ सकता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मास इनटू एक्सेलरेशन क्या होता है आपका, मास इनटू एक्सेलरेशन भी कुछ होता है, ये फॉर्मूला भी आपने पढ़ा है, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मतलब इस टर्म को मैं क्या लिख सकती हूँ, फोर्स। तो यह आ जाएगा आपका डेल्टा x इंटू में डेल्टा f इंटू में डेल्टा t ग्रेटर देन इक्वल्स टू h/4π। ठीक है, अब फोर्स इंटू एक्स क्या है आपका, एक पोजीशन है, मतलब कि डिस्टेंस है आपका। और फोर्स इंटू में डिस्टेंस क्या होता है आपका, वर्क, या फिर आप इसी चीज़ को क्या कह सकते हैं कि ये क्या है आपकी एनर्जी है।
तो इस टर्म को हमने क्या बोल दिया, एनर्जी, दैट इज डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। तो जो आपको ऑप्शन में जो रिलेशन दे रखा था बिल्कुल वही रिलेशन हमने यहाँ पे क्या कर लिया है, ड्राइव कर लिया है। तो मतलब जो आपकी सेकंड स्टेटमेंट है ये भी बिल्कुल करेक्ट है। देन मूव करते हैं नेक्स्ट पे। तो कह रहे हैं कि जो हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं हैव ग्रेटर स्टेबिलिटी ड्यू टू ग्रेटर एक्सचेंज एनर्जी, ग्रेटर सिमेट्री एंड मोर बैलेंस्ड अरेंजमेंट। तो ये स्टेटमेंट जो है ये आपकी बिल्कुल करेक्ट है। हमें पता है कि जो हमारी हाफ फिल्ड या फिर फुली फिल्ड जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हमारी सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है, और उसका रीज़न भी यही है, उनकी एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा होती है, सिमेट्री उनकी ज़्यादा होती है एंड मोर बैलेंस्ड अरेंजमेंट होता है इलेक्ट्रॉन्स का। तो जो थर्ड स्टेटमेंट है ये भी क्या है आपकी बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि जो आपकी एनर्जी है 2s ऑर्बिटल की, क्या कह रहे हैं कि जो 2s ऑर्बिटल की एनर्जी है वो लेस एनर्जी है देन 2p, मतलब कि 2s की एनर्जी कम है और 2p की एनर्जी ज़्यादा है इन केस ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम्स। अब बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे गलती ये की होगी कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा कि हाइड्रोजन लाइक एटम्स, या फिर उन्हें ये नहीं पता होगा कि हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए एक डिफरेंट रूल होता है। हाइड्रोजन लाइक एटम्स को अगर मैं हटा दूं तब तो आप क्या लगाते हैं, N+L रूल लगाते हैं, राइट। और N+L रूल जो है ये आपका क्या कहता है, एक है आपका 2s और एक है 2p। अगर आप में को इन दोनों में एनर्जी ऑर्डर देखना है तो n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, l की वैल्यू s के केस में 0 होती है और p के केस में 1 होती है। तो ये 2 है और ये 3 है। तो N+L रूल से क्लियर पता चल रहा है कि 2p की एनर्जी 2s से ज़्यादा होगी। बट हाइड्रोजन लाइक एटम्स में हम एनर्जी का जो ऑर्डर है वो सिर्फ किस पर डिपेंड करता है, n पे। l की वैल्यू को हम कंसिडर ही नहीं करते हैं यहाँ पे। जब आप l की वैल्यू कंसिडर ही नहीं कर रहे और एनर्जी का ऑर्डर सिर्फ n पे डिपेंड करता है, तो इस केस में जो आपका 2s और जो 2p है इन दोनों की एनर्जी यहाँ पे क्या होगी, इक्वल, ना किसी की ज़्यादा तो ना किसी की कम। तो इस वजह से जो डी ऑप्शन है ये क्या हो गई आपकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो जो आपका डी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके, चलिए इसके बाद मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि AIPMT 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, कह रहे कि द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इन Fe2+, जिसका एटॉमिक नंबर है आपका 26, इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। देखिए ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा क्या है, कंफ्यूजिंग है, बच्चों को समझ नहीं आया होगा कि इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं आयरन 2+ में, ठीक है। तो ये है आपका Fe, ठीक है। एटॉमिक नंबर कितना है इसका 26 है, बट हमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसका एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करना है। तो अगर मैं आयरन 2+ की डायरेक्ट यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दूँ तो ये होता है आपका आर्गन। आर्गन के बाद इसमें आता है आपका 3d6 4s2, बट हमें तो Fe2+ की बात करनी है, तो Fe2+ होगा आपका आर्गन 3d6 एंड देन आता है आपका 4s0। अब इसमें जो नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे डी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं आपके पास 6, ओके। अब जितने इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें से जो 4 ऑप्शंस हैं 6 इलेक्ट्रॉन किसमें नहीं हैं, और हमें इलेक्ट्रॉन्स की बात बता रखी है। यहाँ पे है s इलेक्ट्रॉन्स, मैग्नीशियम में कंसिडर करना है। तो जो मैग्नीशियम है इसका एटॉमिक नंबर आपको दिया हुआ है 12, और आप इसमें इलेक्ट्रॉन्स अगर फिल करेंगे तो आता है आपका 1s2 2s2 2p6 एंड देन आता है आपका 3s2। s इलेक्ट्रॉन्स कंसिडर करने हैं सिर्फ। तो यहाँ पे s कितने हैं 2 4 और 6, तो यहाँ पे तो आपके 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट हमें वो ऑप्शन देखना है जो नॉट इक्वल है। तो मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा कंसिडर नहीं होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं जिसमें है क्लोरीन, 17 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। ये आएगा आपका 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड देन आता है आपका 3p5, राइट। तो इसने बोला कि आपके क्लोरीन के जो p इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंसिडर करने हैं। तो अगर आप में इसमें p इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो 6 और 5, 5 और 6 कितने हो गए आपके 11। अब देखिए ये इसके इक्वल नहीं है, 6 इलेक्ट्रॉन्स थे उसमें और इसमें 11 हैं, तो आपका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो गया क्योंकि इक्वल नहीं है और वही हमें फाइंड आउट करना था। चलिए बाकी ऑप्शंस भी कंसिडर कर लेते हैं। इसमें कह रहा है डी इलेक्ट्रॉन्स इन आयरन, आयरन के डी इलेक्ट्रॉन्स तो हम यहीं पे देख सकते हैं 6 ही हैं,
तो इक्वल है, ये भी आंसर नहीं होगा। देन कह रहे हैं नियोन के p इलेक्ट्रॉन्स, तो अगर नियोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो ये आएगा आपका 1s2, 2s2 एंड 2p6। बस हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। p इलेक्ट्रॉन की बात की है यहाँ पे, और p में कितने हैं, इसके पास भी 6 हैं, तो वो भी मैच कर रहा है आयरन +2 के इलेक्ट्रॉन से। तो जो आपका नियोन है ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो जो करेक्ट आंसर है वो है p इलेक्ट्रॉन्स इन क्लोरीन। तो देखिए आज हमने इसके 2 ही क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं, बाकी के जो क्वेश्चंस बच गए, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसके जो कि क्वांटम नंबर्स और न्यूमेरिकल्स पे बेस्ड क्वेश्चंस है, वो हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।